हेलो मेरे 22 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं, तो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे, सर आप 12th हिंदी के इंपॉर्टेंट निबंध को लाइए, यानी कि इंपॉर्टेंट निबंध पर वीडियो बनाइए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के 3 सबसे महत्वपूर्ण निबंध को। अब देखिए स्टूडेंट, निबंध जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 9 नंबर का आता है, यानी कि पूरे 9 नंबर का, ठीक है। तो इसलिए निबंध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम 12th हिंदी में जितने भी इंपॉर्टेंट निबंध हैं सबको एक वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। और इन निबंध को अगर पढ़ के जाओगे तो आप 9 में 9 लेकर आओगे, क्योंकि मैंने जो 3 निबंध इस वीडियो में लिया है ये तीनों निबंध ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, #1 ऑन ट्रेंडिंग, ठीक है। मतलब इनको आपको बिल्कुल से प्रिपेयर कर लेना है, तभी आप 22 फरवरी को जाकर आग लगाएंगे और इस बार हिंदी में 99 लाएंगे। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका इस बार बहुत अच्छा नंबर आए। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी का 3 सबसे महत्वपूर्ण निबंध। जैसा मैं बताऊंगा अगर ऐसा लिखकर आओगे तो एग्जामिनर भी कहेगा ले ले बेटा, इस पे तेरा ही हक है, 9/9 ऐसे वो देगा, आधा नंबर भी नहीं काटेगा। तो खूब ध्यान से इस वीडियो को देख लो, क्योंकि निबंध जो है इसका बहुत बड़ा योगदान होता है आपके हिंदी के पेपर में, ठीक है। देखो 9 नंबर आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा, 9 नंबर हिंदी में पक्का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कौन कौन सा निबंध इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि बैठे हैं निबंध पढ़ने, यही नहीं पता क्या पढ़ना है तो क्या पता, ठीक है। देखो सबसे पहले हम 3 निबंध इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। देखो सबसे पहले हम पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान पर निबंध लिखेंगे। मतलब पर्यावरण प्रदूषण, आपको पता है पॉल्यूशन जो है वो कितनी बड़ी समस्या है, सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए। तो इस पर निबंध लिखना आएगा, क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है। दूसरा निबंध हम पढ़ेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप। जो साइंस है ये हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, इस पर भी हम निबंध लिखेंगे, ठीक है। तीसरा निबंध हम पढ़ेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। जैसे हमारा पॉल्यूशन एक समस्या है, वैसे पॉपुलेशन भी एक समस्या है। मतलब जनसंख्या का लगातार बढ़ते जाना, भाई जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन उतना ही है, क्षेत्रफल उतना ही है, कहां जाएंगे लोग, तो इस पर भी हम एक निबंध लिखेंगे। तो ये तीनों निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले ये जान लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्या हम बुक से याद करके जाए वही लिख दें। देखो याद तो आप कर सकते हैं, लेकिन खुद आप एक क्रिएटर बनिए। मतलब आप क्या है, निबंध में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम है हेडिंग। निबंध में हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने हेडिंग डाल के अच्छे से लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर होते हैं, वो याद करके नहीं जाते, उनको हेडिंग पता होता है, वो जाकर वहां पे हेडिंग डाल के अच्छे से लिख देते हैं। एग्जामिनर एक एक वर्ड नहीं चेक करता। दूसरी चीज समझिए, निबंध लिखते समय 2 हेडिंग आपको जरूर डालना है। सबसे स्टार्टिंग में प्रस्तावना हेडिंग आपका रहता है, सबको पता होगा प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना। और सबसे लास्ट में एक हेडिंग रहता है उपसंहार, ठीक है। ये 2 हेडिंग डालना बहुत जरूरी है निबंध में, तब भी आपको एग्जामिनर 9 में 9 देगा। तो ये तो था कुछ बेसिक नॉलेज। अब चलिए हम लोग एक एक करके तीनों निबंध को पढ़ते हैं। दिल थाम के बैठिएगा, नींद लग रही होगी तो पानी ले लीजिएगा, क्योंकि अब समय नहीं है। अगर तुझे कुछ करके दिखाना है तो खुद को टाइम देना होगा, दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट निबंध पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट निबंध है ये है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। मतलब जो पर्यावरण प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है, ये कैसी समस्या है और इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। भैया इसका समाधान करना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है, ये सबसे अच्छा साधन है। तो चलिए देखते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, मैंने बताया किसी भी टॉपिक पर जब आप निबंध लिखें भैया तो सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना होगा। और प्रस्तावना में आपको, जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में थोड़ा बहुत लिखना होगा।
जितना आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखो क्या है, प्रस्तावना हेडिंग खूब सुंदर सा डालेंगे, जितना सुंदर हो सके, जैसे आप लोग हैं। देखो, जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है यही हमारा पर्यावरण है, यही हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रदूषित हो रहा है। देखो स्टूडेंट, आप बोरिंग मत होइएगा, क्योंकि ये पढ़ने वाला टॉपिक है, मैं पढ़ता जाऊंगा, ठीक है, पढ़ता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा, बस आपको समझना है, ठीक है। प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि ये प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी, यानी कि आज के लगभग 100 साल पहले, 200 साल पहले प्रदूषण का नामो निशान ही नहीं था, क्योंकि ना गाड़ी थी, ना एसी था, ना फ्रिज था, ना वॉशिंग मशीन था। जब कुछ था ही नहीं तो पर्यावरण हमारा प्रदूषित कैसे होगा। अब जैसे जैसे सुख सुविधाएं बढ़ती गई, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है ये भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। मानव जीवन मुख्यतः स्वच्छ वायु और जल पर निर्भर है, किंतु यदि ये दोनों ही चीजें दूषित हो जाएं तो मानव के अस्तित्व को ही भय पैदा होना स्वाभाविक है। अतः इस भयंकर समस्या के कारणों एवं उसके निराकरण के उपायों पर विचार करना मानव मात्र के हित में है। मतलब जल ही जीवन है और वायु नहीं होगा तो हम सांस कैसे लेंगे। अब दोनों अगर प्रदूषित हो जाएंगे तो हम कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, चल पड़ेंगे बोरिया बिस्तर बांध के, ठीक है, कहां, ऊपर, ठीक है। ऐसा ना हो तो इससे आप बचना है भैया, तो पेड़ और लगाओ खूब, ठीक है, प्लांटिंग करो। आगे देखो, ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है कि वो दुखद दिन अब आ गया है। मतलब रॉबर्ट कोच जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको शोर से लड़ना पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य इस वॉइस से, मतलब आप प्रॉब्लम में आएंगे। डीजे उजे बजता है, बड़ा मजा आता होगा आप लोगों को ना, सॉन्ग बजता है, लेकिन ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, ये भी ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो डीजे उजे पे इसीलिए ज्यादातर रोक लगा दिया जाता है। कभी कभी ये जो दीपावली में गोले पटाखे ये सब होते हैं ना, इस पर भी रोक क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। एक तो खूब तेज तेज आवाज, ठीक है, और दूसरी चीज ये इससे जो निकलने वाला बारूद का जो धुआं है वो भी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो जहां तक हो सके लिमिटेड करो, ठीक है, लेकिन मानने वाले कहां हैं हम भाई। दीपावली के दिन खुशियों का त्योहार है। तो ये प्रस्तावना हो गया। आगे देखो, अब दूसरा हेडिंग खूब प्यार से डाल देना, प्रदूषण का अर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण का अर्थ क्या है। देखो हेडिंग जितना अच्छा डालोगे, जितना अच्छा लिखोगे, उतना अच्छा एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ठीक है। देखो प्रदूषण का अर्थ क्या है। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, सबको पता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यानी कि हमारे पर्यावरण में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं और सब बैलेंस होते हैं। जब इसी में से कोई ज्यादा मात्रा में हो जाता है या कम मात्रा में हो जाता है तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होने लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यह प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। मतलब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, औद्योगिक प्रगति हो रही है। जहां पहले लोग पैदल चलते थे, साइकिल से, बैलगाड़ी से चलते थे, अब उनको कार चाहिए, गाड़ियां चाहिए। पैदल चलने का तो नाम ही छोड़ दीजिए। यहां से वहां जाना है तो पैदल नहीं चल सकते, थोड़ी दूर 1-8 किलोमीटर, ठीक है। पहले लोग पैदल ही यात्रा करते थे। सोचो तब प्रदूषण कहां से आएगा, कहीं से नहीं आएगा। आगे देखो, देखो विकराल रूप धारण कर लिया है। देखो धारण कर लिया है, समस्या को जन्म दिया और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा और पानी प्रदूषित हो रहे हैं। मतलब जो औद्योगिक प्रगति से जो कूड़े कचरे का ढेर है उससे भी हवा और पानी प्रदूषित हो रहे हैं। इसीलिए पॉलीथीन पर भी शायद बैन लगाया गया था, क्योंकि पॉलीथीन भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया प्रदूषण का अर्थ। अब देखिए प्रदूषण के प्रकार।
आखिर प्रदूषण कितने प्रकार से पाया जाता है? देखो, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, कई प्रकार का प्रदूषण होता है। तो आप क्या करना है, हेडिंग डाल देना खूब सुंदर सा और थोड़ा थोड़ा करके सब में लिख देना। बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है, निबंध को आप लास्ट में ही लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपको पूरा पेपर आता है तो, ठीक है, नहीं तो निबंध आप पहले भी लिख सकते हैं। देखो, प्रदूषण के प्रकार, मतलब ये टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। देखो, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। सबसे पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, अब एक एक को आपको हेडिंग डाल के अच्छे से लिखना है। मतलब निबंध में जितना हेडिंग रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव आपका निबंध रहेगा और उतने अच्छे से आपको नंबर भी मिलेगा। तो देखो, वायु प्रदूषण सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि वायु सबसे मुख्य स्रोत है हम सबका। अगर वायु नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, वायु के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जल है। जल नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, 1-2 दिन रह सकते हैं किसी तरह, ठीक है, रह के। देखो, वायु प्रदूषण, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। देखो, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, ऑक्सीजन ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब आप यहीं पर दिमाग लगा लो, पेड़ पौधे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं, यानी कि वो ही हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो वो हमारे लिए कितना यूजफुल है, आप यही से माइंड लगा लीजिए। पढ़े लिखे व्यक्ति हो, इलिटरेट नहीं हो। ठीक है, देखो आगे, इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। पेड़ पौधे और हम दोनों मिलाकर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। और पेड़ पौधे को काट दोगे जब आप, सोचो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगा। तो इसीलिए प्लांटिंग करना बहुत जरूरी है। अपने लाइफ में पेड़ पौधे जरूर लगाना, अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो। ठीक है, आगे देखिए, किंतु मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता रहता है। लेकिन इंसान गलतियां करता रहता है। ठीक है, वो पेड़ को काटता रहता है। एक काटो अगर सूखा पेड़ तो 10 लगाओ, ये ध्यान देना। ठीक है, प्लांटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग कमेंट में बताइएगा आपने कितने पेड़ लगाए हैं। ठीक है, कितने लगाए हैं, कितने पेड़ लगाए। बहुत सारे लोग होंगे जो एक भी नहीं लगाए हैं, और कुछ लोग होंगे जो लगाए होंगे। ठीक है, कमेंट कर दे, नहीं लगाए तो लगा दो। कम से कम अपने जन्मदिन के मौके पर ही लगा दिया करो। ठीक है, आपका जन्मदिन हो, उस दिन किसी नए पेड़ का जन्म हो तो कितना अच्छा रहेगा। सोचो, आपके जैसे होते रहेंगे। देखो, जल प्रदूषण पे आते हैं। जल प्रदूषण, सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। भैया, जो पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं वो जल के माध्यम से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये भोजन पानी में घुला रहता है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है और वो प्रदूषित जल कहलाता है। मतलब जल में बहुत सारे अच्छे अच्छे एलिमेंट्स होते हैं, और जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है या कोई प्रदूषित एलिमेंट उसमें आ जाता है तो ये जल प्रदूषित हो जाता है। अब कब होता है, जैसे मान लीजिए आप खेतों में किसान लोग यूज करते हैं यूरिया, पोटास, मतलब जो रासायनिक खादें होती हैं, वही सब बहकर जल में जाएगा, जल प्रदूषित होगा और वही प्रदूषित जल हम सबको मिल जाएगा। तो जल को प्रदूषण से हमें बचाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों की सायरन मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। देखो, मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने, सब में आवाज होती है तो ध्वनि प्रदूषण यहां पे उत्पन्न होगा। ठीक है, तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास होता है। अगर बहुत तेज साउंड होगा तो हमारे सुनने की शक्ति पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और इफेक्ट पड़ेगा तो हमारे मस्तिष्क पर भी, माइंड पर भी इफेक्ट पड़ेगा और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी पड़ोस में लाउड स्पीकर बजने से रात भर नींद नहीं आती। अभी देखो, डीजे उजे बज रहा हो रात में, खूब अच्छा सा नागिन डांस हो रहा हो तो क्या होगा कि नींद नहीं आएगी। मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये आपका अगर बज रहा है भाई तो नींद नहीं आएगी। और सोचो अगर रोज ऐसा हो तो क्या होगा, किसी दिन नहीं सो पाओगे, हमेशा टेंशन में रहोगे और आपका मस्तिष्क तनाव में रहेगा। तो भैया
इसीलिए ध्वनि प्रदूषण को रोको। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। अगर ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा तो आप मानसिक रूप से मेंटली आप डिजीज हो जाएगा, मेंटली रोगी हो जाएंगे। तो ये ध्वनि प्रदूषण के भी हानि है, जो हमारी नई समस्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक प्रदूषण क्या है, इसको समझ लो। रासायनिक प्रदूषण क्या है, देखो, कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्य के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। मतलब कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में जो वृद्धि से मतलब फसल की उपज में वृद्धि के लिए किसान क्या करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे खादों का यूज करते हैं। यही सब बहकर हमारे प्रदूषित करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं, वो समुद्र में पहुंच जाएंगे, वहां से पानी हमें प्रदूषित करेगा। तो इसीलिए ये जो है रासायनिक प्रदूषण है, मतलब रासायनिक खादों या और सारी चीजों से उत्पन्न होता है। अब ये तो था प्रदूषण के प्रकार, हमने कई हेडिंग जाने, ये सारे हेडिंग आप नोट कर लो। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको रट लो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, आप समझिए और सारे के सारे हेडिंग को नोट कीजिए, उस हेडिंग को पढ़ के जाइएगा, लिख के आइएगा बहुत अच्छे से। हेडिंग को समझो, ये मेन पॉइंट है निबंध लिखने का। हेडिंग पता है, आप किसी भी निबंध को चुटकियों में लिख लेंगे, वजह नहीं। ठीक है, प्रदूषण के कारण क्या है, देखो, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। मतलब पर्यावरण प्रदूषण का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो पेड़ों को काट काट कर लोग घर बनाएंगे, उस फर्नीचर बनाएंगे पेड़ की लकड़ी से, तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा। ठीक है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अभी हम जनसंख्या वृद्धि पर भी निबंध पढ़ेंगे। ठीक है, वृद्धि है, विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुंह फैलाती जा रही है। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाओं में ह्रास होता जा रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, हमारी जो सुविधाएं हैं वो कम हो जाएंगी भाई, उतनी सुविधाएं हमें नहीं मिलेंगी। ठीक है, रहने के लिए स्थान की भारी कमी आ रही है, खाने के लिए संतुलित भोजन का उपलब्ध होना कठिन हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए जनसंख्या को रोकना होगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे आप रोक सकते हैं, एक पहल कैसे शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इसी में थोड़ा सा और समझ लो। कारण में देखो, पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण विज्ञान है। विज्ञान ने आविष्कार जहां मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए हैं, वहीं उनसे मानव का भयंकर अहित भी हुआ है। मतलब हमारे लिए विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है, उसका भी निबंध मैंने लिया। सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन विज्ञान ने फ्रिज दिया, कूलर दिया, एसी दिया, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े एटम बम्स बनाए जिससे युद्ध हो रहे हैं देश देश में, वो भी हमें प्रदूषित कर रहे हैं। तो विज्ञान हमारे लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है, भी मैं बताऊंगा। हमें फोन दिया, हम यूज कर रहे हैं भाई, ये हमारे लिए वरदान है। कितना मजा आ रहा है, 2 मिनट फोन आपसे हटा दिया जाए, मन नहीं लगेगा भाई, कहां गया उसे ढूंढो। ठीक है, गाना गाने लगोगे। विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया है। इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। कारखानों की ऊंची ऊंची चिमनियों से दिन रात निकलने वाले धुएं की अपार राशि सारे वातावरण को दूषित करती रहती है। धुएं से सारा वातावरण कालिमामय दिखाई देता है। इसके साथ ही इन कारखानों से निकलने वाला दूषित जल जहां भी जाकर स्वच्छ जल से मिलता है, वहां का जल विषाक्त हो जाता है। बड़ी बड़ी नदियों में जहां जहां ऐसे कारखानों को जल मिलता है, वहां बड़ी दूर तक नदियों का जल विषाक्त हो जाता है। उसमें कोई जीव जंतु जीवित नहीं बच पाता। नदियों में जहां जहां ऐसे कारखाने का जल मिलता है, वहां बड़ी दूर तक नदियों का जल विषाक्त हो जाता है। मतलब कई बार इसी को लाइन को दोहरा दिया गया, तो आप माइनस करके लिख दीजिए, उसमें कोई जीव जंतु नहीं बच पाता। ठीक है, तो ये आपका कारण था। अब नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे हम लोग, पर्यावरण प्रदूषण से प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। आप प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? क्या हम रोक सकते हैं इस प्रदूषण को? हाँ, सब कुछ हमारे हाथ में है। हम ही सरकार बनाते हैं, मतलब हम ही लोग वोट देकर सरकार को बनाते हैं, तो हम रोक भी सकते हैं। देखो, प्रदूषण की रोकथाम के उपाय क्या क्या हैं? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी हैं। वातावरण को दूषित करने में हम सभी जिम्मेदार हैं। मतलब कोई और नहीं कर रहा है वातावरण को दूषित, ये मानव मतलब मनुष्य ही इसको दूषित कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, अतः इसका निदान भी हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस समस्या को गंभीरता से समझा था, इसलिए उन्होंने यज्ञ की सृष्टि की थी। यज्ञों में प्रयुक्त घी, तेल, तिल आदि के कारण वातावरण शुद्ध रहता है। मतलब
पहले यज्ञ होते थे, यज्ञ में प्रयुक्त जो घी होता है या तिल होता है, उसके जो धुएं होते थे वातावरण को वो शुद्ध रखते थे, प्रदूषित नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन आज इन चीजों का प्रयोग करना कठिन है, यज्ञ की कल्पना आज असंभव हो गई है, कहीं कहीं यज्ञ आपको देखने को मिलता है, पहले हमेशा होते रहते थे, ठीक है। अब देखिए, अतः इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए तभी इसकी समस्या का हम समाधान कर पाएंगे। सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम रहेगी, साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद करता है और उस जगह का वातावरण भी सुंदर होगा। मतलब वृक्षारोपण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें अगर कंट्रोल में आ जाती हैं तो आप पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। सबसे पहला जनसंख्या वृद्धि, इसके लिए पहल होनी चाहिए, और दूसरा हमारा वृक्षारोपण, प्लांटिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। ये दो चीजें आपको करना पड़ेगा। लास्ट हेडिंग हमारा रहेगा, थोड़ा और है इसमें, नदियों के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें उस जल में मृत जीवों तथा शवों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए। धुआं रोकने के लिए यह सुगम उपाय है कि कल कारखाने ऐसे स्थानों पर लगाए जाएं जहां जनसंख्या अधिक ना हो। मतलब कारखाने ऐसे स्थान पर लगाए जाने चाहिए जहां जनसंख्या ज्यादा ना हो, ठीक है, तो थोड़ा सा सुविधा रहेगा। लास्ट में उपसंहार लिखेंगे। इन सब का जो निबंध हमने पढ़ा उसका पूरा एक पॉइंट हमें लिखना होता है उपसंहार में। देखो, उपयुक्त उपायों में हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, पूरे विश्व में, ये हमारे इंडिया में ही नहीं, ऑल अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, सारे विश्व में है, ठीक है। इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शासन द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें हमें भी पूरी सामर्थ्य के साथ सहायता करनी चाहिए। हम गरीब देश और प्रदेश के निवासी हैं। पर्यावरण प्रदूषण के महंगे कार्यक्रमों पर चलना हमारे लिए सरल नहीं है। यदि इन कार्यक्रमों के उत्पादन पक्ष का समावेश कर लें तो फिर हमारे लिए वो भी सुगम हो जाएगा। मतलब हमें अगर पर्यावरण प्रदूषण को बचाना है तो जनसंख्या पर कंट्रोल और दूसरी चीज वृक्षारोपण इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये दोनों, ठीक है। तो ये आपका हो गया पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। हमने जितने भी हेडिंग बताए, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण से हानियां और प्रदूषण को रोकने के उपाय और उपसंहार, सारी चीजें मैंने आपको बताया। इन हेडिंग्स को खूब अच्छे से प्यार से एक कॉपी में लिख लीजिएगा। हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलिए दूसरा निबंध देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं दूसरा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है, नाम है विज्ञान वरदान या अभिशाप। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी विज्ञान तो हमारे लिए वरदान ही वरदान है, हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हम फोन चला रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, तो ये हमारे लिए वरदान ही तो है। हाँ, ये वरदान है, लेकिन ये अभिशाप भी है हमारे लिए, क्योंकि विज्ञान ने ही ऐसे ऐसे यंत्र पैदा कर दिया, ऐसे ऐसे गाड़ियां निकाल दी हैं जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो इस पर भी हमें एक निबंध लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना ही इसमें भी रहेगा। प्रस्तावना हेडिंग आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला निबंध में। देखो कभी कभी यहां पे भूमिका देखने को मिलता है, दोनों हेडिंग सेम है बट प्रस्तावना डालना ठीक रहेगा। देखो, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से ही परिचालित हैं। दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयां तक नाप दी है। हमारा इंडिया आप देखें, चंद्रयान 3 आपने देखा होगा, कितनी प्राउड की बात है हम सबके लिए। सोचो, तो हमारे इंडिया ने जब इतने इतने ऊंचे और वो खोज कर लिए तो बाकी क्या है भाई। तो विज्ञान बहुत आगे है, ठीक है। उसने हमारे जीवन को सब ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि विज्ञान शून्य विश्व की आज कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। किंतु दूसरी ओर यह भी देखते हैं कि अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रगति ने मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। विज्ञान ने ऐसी ऐसी चीजें बना दी हैं कि आप 10 मिनट में ये पूरा विश्व खत्म हो जाए। ऐसे ऐसे बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब मैंने देखा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप। अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। तो हमें अभी बताना होगा कि आखिर विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। अब निबंध देखो कैसे लिखेंगे इसका। विज्ञान वरदान के रूप में, देखो हमें विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विज्ञान वरदान के रूप में। आखिर ये हमारे लिए वरदान क्यों है?
पहले वरदान फिर विज्ञान अभिशाप के रूप में, ऐसे आपको हेडिंग डाल के लिखना। देखो विज्ञान वरदान के रूप में, आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा ही साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। सुबह उठकर म्यूजिक सुनना, ठीक है, शाम को फोन देखना, सारी विज्ञान की ही देन है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीजें भी देखना, प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहां तक कि शीशा कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो, आज जितने भी साधन हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वे सब विज्ञान के ही वरदान हैं। कितनी सारी चीजें जो हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं 90% सब विज्ञान की ही देन है, मैं तो 100 कहूंगा, ठीक है। इसलिए तो कहा जाता है कि आज का अभिनव मनुष्य विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर विजय पा चुका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, ये देखो एक डायलॉग लिख दोगे निबंध में 4 में चांद लग जाएगा। देखो, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान, ठीक है। एक छोटा सा डायलॉग, आगे बढ़ते हैं। ये तो था, इसको लिखिए या ना लिखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए विज्ञान वरदान तो है, लेकिन कहां कहां वरदान है, किस क्षेत्र में वरदान है, इसको हमें लिखना है। जैसे हमने प्रदूषण में प्रदूषण के प्रकार को लिखा था, वैसे यहां पे भी हम हेडिंग और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसको लिखेंगे। देखो, विज्ञान के इस विविध वरदान की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्न है, जैसे यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। देखो यातायात के क्षेत्र में, प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे। पहले अगर आपको लंबी यात्रा तय करनी है तो सालों लग जाते थे। अमेरिका जाना है 1 साल से कम नहीं लगता। लेकिन किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है, ठीक है। आगे देखो, यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार की भी कायापलट हो गई है। मानव केवल धरती पर ही नहीं अपितु चंद्रमा और मंगल जैसे दूरस्थ ग्रहों पर भी पहुंच गया है। अकाल, बाढ़, सूखा आदि, बाढ़ यहां पे बाढ़ कर दीजिएगा, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए भी ये साधन बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। भाई कहीं बाढ़ आ गया, पूरा गांव उसमें डूब गया, तो यातायात, जैसे हमारा हेलीकॉप्टर गया, उसमें लोग गए, उनको रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया, तो सब विज्ञान की ही देन है। तो पता लगता वो गए, उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं। इन्हीं के चलते आज सारा विश्व एक बाजार बन गया है, ठीक है। आगे देखो, दूसरा क्षेत्र हमारा क्या है, संचार के क्षेत्र में। संचार का मतलब हेलो हेलो सर, समझे, आवाज थोड़ा दूसरा निकल गया था, टेंशन है। संचार के क्षेत्र में देखो, बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में हम सबको पता है। अगर 10 मिनट के लिए यार दूर रख दिया जाए, कहां चला गया फोन मेरा, गलती से कोई लेके चला जाए, उसको इतनी आगे नहीं बोलूंगा मैं। दूर मुद्रक, टेली प्रिंटर, फैक्स आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व की एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों ने इस दिशा में और भी चमत्कार कर दिखाया है। मतलब फोन, पहले क्या होता था, किसी को मैसेज देना होता था, कोई भैया शहर गए हैं, उनको मैसेज देना है, लेटर लिखते थे, पता चला 10 दिन में पोस्टमैन के जरिए वो लेटर पहुंचा। अब क्या है, व्हाट्सएप खोले, हेलो भैया, बस यहां से मैसेज, वहां सिर्फ 1 सेकंड में। सोचो कितना ज्यादा सुविधा है, ठीक है। आगे देखो, तीसरा, दैनिक जीवन में विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनिक सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। भैया लाइट ना होता तो मेरा क्या होता और आप क्या होता जनाबे अली। आगे देखो, वो हमारे कपड़े धोती है, उन पर प्रेस करती है, खाना पकाती है, सर्दियों में गर्म जल और गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती है, गर्मी सर्दी दोनों से समान रूप से हमारी रक्षा करती है। आज की समस्त औद्योगिक प्रगति इसी पर निर्भर है। भैया लाइट ना होती तो हमारे कपड़े कैसे धो जाते वॉशिंग मशीन में, कैसे कपड़े प्रेस होते प्रेस से, और कैसे खाना पकता भाई बिना हीटर बिना उसके, ठीक है। और कैसे आपका सर्दियों में आपको गर्म जल कैसे मिलता बिना गीजर के, और कैसे आपको गर्मियों में एसी मिलता, सब विज्ञान की ही देन है। गर्मी में गर्मी के कारण परेशान हो जाते, ठंडी में ठंडी के कारण परेशान हो जाते। अब तो कुछ जान ही नहीं पड़ता गर्मी कब आई ठंडी कब आई, हमें तो रूम में रहना है, गर्मी में एसी चला लिए, ठंडी में गीजर, काम खत्म, ठीक है, हीटर। आगे देखिए नेक्स्ट, संचार के क्षेत्र में तो हो गया भाई, इसको मैंने देख लिया। दैनिक जीवन में हमारे ये भी हो गया है, फिर से हेडिंग डाल दिया गया है, तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चौथा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, आखिर हेल्थ
एड चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान है विज्ञान का? मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। कैंसर, क्षय, हृदय रोग, अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हो पाया भाई। आगे देखो, एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड टेस्ट, एंजियोग्राफी, कैट या सीटी स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता सरलता पूर्वक लगाया जा सकता है। भीषण रोगों के लिए आविष्कृत टीकों से इन रोगों की रोकथाम संभव हुई है। प्लास्टिक सर्जरी, ऑपरेशन, कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण आदि उपायों से अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जा रही है। यही नहीं, इसमें नेत्रहीन को नेत्र, कर्णहीन को कान और अंगहीन को अंग देना भी संभव हो चुका है। मतलब जिसके पास आंखें नहीं है वो आंखें लगवा सकता है, सिर्फ पैसों का खेल है भाई। जिसका चेहरा अच्छा नहीं है वो फेस मतलब प्लास्टिक सर्जरी करा सकता है। जिसके पास हाथ नहीं है वो हाथ भी प्लास्टिक का लगवा सकता है, और जिसके पास में कोई भी कान नहीं है वो कान भी लगा सकता है। क्या है, सब कुछ तो है, क्यों टेंशन ले रहे हो? आगे देखो, अब औद्योगिक क्षेत्र में क्या योगदान है इसका, मतलब एक एक क्षेत्र को हेडिंग डाल के लिख देना। भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिसमें श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकी हैं। मतलब भैया जो काम पहले लोग 10-10 दिन में करते थे अब मशीनें 1 दिन में कर रही हैं। अब सोचो यहाँ पे विज्ञान वरदान है या अभिशाप है? देखो अब मशीनें काम कर रही हैं तो भैया कंपनी वाले का तो बहुत मजा आ रहा होगा यार, जो लोग 10 दिन में करते थे वो 1 दिन में हमारी मशीन कर रही है। लेकिन सोचो जो लोग उसमें काम करके अपने घर का खर्चा चलाते थे उनकी नौकरी चली गई, उनकी जगह पर मशीनें काम कर रही हैं। तो कहीं लाभ है तो कहीं हान है, ठीक है? अगर लाभ है तो हान भी है। कृषि के क्षेत्र में लगभग 139 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है तो यह भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने किसान को उत्तम बीज, प्रौढ़ एवं विकसित तकनीक, रासायनिक खादें, कीटनाशक, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली प्रदान की है। पहले ट्रैक्टर नहीं था तो लोग बैल से खेती करते थे, मतलब बैल में हल वल लगा के, ठीक है? छोटे बड़े बांधों का निर्माण कर नहरें निकालना भी विज्ञान से ही संभव हुआ है। तो भाई ये वरदान है हमारे लिए, इन सब क्षेत्रों में ये वरदान है। हे प्रभु वरदान दो हमें, ठीक है? हमें भी कोई वरदान मिल जाता, भैया तुम क्या मांगना चाहते हो? तो क्या मांगते हम? आप क्या मांगते हैं? अगर आपसे भगवान कहें कि बेटा आपकी क्या इच्छा है, आपको क्या चाहिए, तो क्या मांगोगे? कुछ स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे सर जी पास करा दो 12th बस बहुत है, ठीक है? हम क्या मांगेंगे भाई, मुझे पता नहीं है, ठीक है? खुशियां, सुकून, यही सब हमें मांगना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। 7 नंबर शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में देखो मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति के फलस्वरूप घर घर पहुंचकर लोगों को ज्ञानवर्धक कर रही हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा के प्रसार में बड़ी सहायता मिली है। कंप्यूटर के विकास ने तो इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है, ठीक है? मनोरंजन के क्षेत्र में भाई इंटरटेनमेंट जो बहुत जरूरी है लाइफ में, देखो चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। टेप रिकॉर्डर, VCR, VCD आदि ने इस दिशा में क्रांति ला दी है और मनुष्य को उच्च कोटि का मनोरंजन सुलभ कराया। घर बैठे सब कुछ देखो। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव जीवन के लिए विज्ञान ने बढ़कर दूसरा कोई वरदान ही नहीं है। विज्ञान से बढ़कर हमारे लिए कोई वरदान नहीं है मानव जीवन में, लेकिन हाँ ये अभिशाप भी है। देखो अब देखो ये अभिशाप के रूप में, नेक्स्ट हेडिंग हमारा वरदान के रूप में हमने सारी चीजें पढ़ ली, किस किस क्षेत्र में वरदान है। अब अभिशाप भी है हमारे लिए। जा बेटा, जैसे भगवान वरदान देते थे बेटा तुझे क्या चाहिए, वैसे वो श्राप भी देते हैं। जा बेटा तू सुबह तक मुर्गा बन जाएगा, ठीक है? मतलब कुछ भी बन जाएगा, ऐसा देखा होगा हमने, श्राप देते हुए देखा है मुनियों को। सपने में तो मैंने भी श्राप लिया। विज्ञान अभिशाप के रूप में देखो, विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य की दैवी प्रकृति भी होती है और आसुरी प्रकृति भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल होती है तो मानव कल्याण में कार्य करता है, परंतु किसी भी समय मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्ति प्रबल होती है तो कल्याणकारी विज्ञान एकाएक प्रबल विध्वंस एवं सहायक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। इसका उदाहरण गत विश्व युद्ध का वह दुर्भाग्यपूर्ण पल है जबकि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। बताइए, जापान में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया था, जिससे जापान का वो शहर बिल्कुल ध्वस्त हो गया था। आज भी वहां के बच्चे जो पैदा होते हैं भाई लूले लंगड़, मतलब थोड़ा सा अपंग, विकलांग पैदा होते हैं, सोचो।
तो कितना बड़ा हानिकारक है ये आप सोचो खुद, यहीं से दिमाग लगा दो। स्पष्ट है कि विज्ञान मानव मात्र के लिए सबसे बुरा अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। गत विश्व युद्ध से लेकर अब तक मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है, अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंस शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। पहले जब अमेरिका ने बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, तब तो कुछ ठीक था, अब तो और बड़े बड़े बम बना दिए गए भैया, एक ही में सब साफ देश पूरा। दूर रखिए भगवान ऐसे चीजों से। आगे देखो, विध्वंसक साधनों के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार से भी विज्ञान ने मानव का अहित किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथात्मक होता है। इस दृष्टिकोण से के विकसित हो जाने के परिणाम स्वरूप मानव हृदय की कोमल भावनाओं में अटूट आस्थाओं को ठेस पहुंची है। विज्ञान के भौतिकवादी प्रवृत्ति को प्रेरणा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित विश्वास थोड़े प्रतीत होते हैं। मानव जीवन के पारस्परिक संबंध भी कमजोर होने लगे हैं। अब मानव भौतिक लाभ के आधार पर ही सामाजिक संबंधों को विकसित कर सकता है। जहां एक और विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी हो गया है। तो ये विज्ञान अभिशाप भी है हमारे लिए। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग, इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं, तो साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी छीन लिए हैं। विद्युत विज्ञान द्वारा प्रदत्त एक महान देन है, परंतु विद्युत का एक मामूली झटका ही व्यक्ति का यह लीला समाप्त कर सकता है। मतलब हमारे लिए लाइट बहुत अच्छा है, लेकिन गलती से कहीं छू लिया ना तार को, पता लगेगा गए काम से। तो ये देखो विज्ञान वरदान है, अभिशाप भी है। आप सुनते होंगे करंट लगने से व्यक्ति की मौत, ठीक है। विज्ञान ने तरह तरह के तीव्र गति वाले वाहन मानव को दिए हैं। इन्हीं वाहनों की आपसी टक्कर से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति सड़क पर ही जान गंवा देते हैं। एक्सीडेंट, अगर वाहन ना होते तो कहां से दोनों लड़ते, साइकिल से लड़ते तो ज्यादा से ज्यादा उंगली टूटती, लेकिन अब क्या होता है, तेजी से गाड़ी लड़ गई भैया, सब काम खत्म। विज्ञान के दिन प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के कारण मानव पर्यावरण असंतुलन के दुष्चक्र में भी फंस चुका है, ठीक है। मतलब पर्यावरण भी प्रदूषित है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार, लास्ट हेडिंग। देखो, विज्ञान सचमुच तलवार है, जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता का है। मतलब विज्ञान एक तलवार है, आप चाहे तो इसमें आत्मरक्षा भी कर सकते हैं चला वाला के रवींद्र जडेजा की तरह, और अगर चाहे तो आप अपने अंग भी काट सकते हैं। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया, जिससे मनुष्य संसार की बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व की अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर जा सकता है। मतलब विज्ञान, अगर आप चाहे तो विज्ञान का यूज करके ना बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अणुशक्ति का कल्याणकारी कार्यों में उपयोग असीमित संभावनाओं द्वारा उन्मुक्त कर सकता है। बड़े बड़े रेगिस्तानों को लहराते खेतों में बदलना, दुर्लभ पर्वतों पर मार्ग बनकर दूरस्थ अंचलों में बसे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, विशाल बांधों का निर्माण एवं विद्युत उत्पादन आदि अगणित कार्यों में इसका उपयोग हो सका है। किंतु यह तभी संभव हुआ है जब मनुष्यों में बस हो गया, ठीक है। जब मनुष्यों में, आगे थोड़ा सा लिख दीजिएगा कुछ, ठीक है। तो ये आपका उपसंहार हो गया। ये दूसरा निबंध था, ये भी समझ में आ गया। अब हम तीसरा निबंध, जनसंख्या वृद्धि की समस्या वाला निबंध पढ़ेंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट निबंध, देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट निबंध है ये है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। देखो, जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो, पढ़ाते पढ़ाते हमारा भी टाइम हो रहा है, ठीक है। तो देखो, जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको कंट्रोल में हमें लाना होगा। हम ही जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अकेले से कुछ नहीं होगा, सबको आगे आना होगा। देखो, प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930 से 31 ईस्वी में आप विभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में 139 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। बताइए, आज के 70-90 साल पहले, यानी कि लगभग 1930-31 में आप विभाजित भारत की जनसंख्या सिर्फ 20 करोड़ थी। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही में थे, तब सिर्फ 20 करोड़ जनसंख्या थी, और आज सिर्फ भारत की जनसंख्या 139 करोड़ हो चुकी है। सोचो कितनी जनसंख्या बढ़ गई सिर्फ इंडिया की। आगे देखिए, जनसंख्या की इस अनियमित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हैं। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो दो समस्या जरूर उत्पन्न होगी। सबसे पहला, सीमित भूमि। भैया जमीन उतना ही है, जमीन को बढ़ना नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन उतना ही रहेगा। और दूसरा, सीमित आर्थिक संसाधन, कमाई के जो संसाधन है वो भी सीमित है।
अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। मतलब अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी तो स्वच्छता, शिक्षा, ये सब नहीं मिल पाएगा सबको। कितना शिक्षा देगा सबको, ठीक है। आगे देखो, इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है, जहां चारों ओर व्याप्त, अभावग्रस्त, अस्वच्छ एवं अवशिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विरक्ति हो उठती है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बनती जा रही है। अगर हमारे जनसंख्या देश की ऐसी बढ़ती रही तो एक दिन बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसी जनसंख्या से पर्यावरण भी प्रदूषित होगा और इसी जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी, भूखमरी तक आ सकती है। तो कंट्रोल योरसेल्फ। आगे देखो, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। आखिर जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसको लिखो खूब प्यार से। देखो, विनोबा जी ने कहा था, जो बच्चा लज्जा का विषय बन जाती है, मतलब ये नहीं है। देखो यहां जो बच्चा, या इसको काट दीजिए आप लोग यहां से, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो दो हाथ लेकर भी आता है। मतलब विनोबा जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो दो हाथ भी लेकर आता है। मेरे पास दो हाथ हैं, आपके पास कितने हैं, ठीक है। आगे देखो, आशय यह है कि दो हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर सकता है, पर यह बात देशों के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसर की कमी रहती है। लघु उद्योगों में करोड़ों लोगों का पेट भरता है। अब बड़ी मशीनें और उनसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए और अधिकाधिक होते जा रहे हैं। मैंने क्या कहा था, मशीनें तो आ गई, सारा काम कंपनी का मशीन कर रही है, लेकिन वहां पे लोग काम करते थे। अब लोगों का रोजगार छिन गया ना, उनकी जगह पर मशीन आ गई भाई, ठीक है। तो ये समस्या है, विज्ञान हमारे लिए अभिशाप है। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी है जिसका समाधान किसी के पास नहीं है, वो है सीमित भूमि की समस्या। जमीन सीमित है और जनसंख्या बढ़ रही है भाई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना। एक दिन जमीन कम पड़ जाएगी, लोग अधिक हो जाएंगे, सोचो क्या होगा हम लोगों का। हम तो शायद रहेंगे नहीं भाई तब तक, ठीक है। आगे देखा जाएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल 2.4% है। मतलब इंडिया का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% है, और जबकि यहां की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% है, और पूरे विश्व की जनसंख्या का 17% जनसंख्या सिर्फ भारत का है। सोचो, क्षेत्रफल इतना कम, जनसंख्या इतनी ज्यादा, ठीक है। अतः कृषि के लिए भूमि का अभाव हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत की सुख समृद्धि में योगदान करने वाले अमूल्य जंगलों को काटकर लोग उससे प्राप्त भूमि पर खेती करने लगे हैं। मतलब जंगलों को काट काट के ना उसमें लोग खेती अब करने लगे हैं। वो ये नहीं जानते कि खेती से उनको खाना तो मिलेगा, लेकिन जंगल नहीं रहेंगे ना तो एक दिन सांस लेना भी प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। तो पेड़ पौधे मत काटो। क्यों पेड़ पौधे काट रहे हो? खेती करो, हम मानते हैं, लेकिन खेती से अच्छा पढ़ाई करो और शिक्षित बनकर दिखाओ। शिक्षा के द्वारा आप बहुत पैसे कमाओगे। खेती में क्या रखा है, ठीक है। कुछ दूसरा करो, कुछ एक्स्ट्रा करो, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, देखो, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग 25 वर्ष ही गृहस्थ आश्रम के लिए था। मतलब जो भी लड़का रहता था 25 वर्ष सिर्फ गृहस्थ आश्रम में रहता था, बाकी के जो उम्र है वो आश्रम में रहता, अलग रहता था, ठीक है। व्यक्ति का शेष जीवन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा समाज सेवाओं में ही बीतता था। मतलब 25 वर्ष आप अपनी वाइफ के साथ रह सकते हैं, बाकी वो 25 वर्ष में से बाकी जो बचपन लेके, ठीक है, और बाकी का जो जीवन है वो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास और समाज सेवा में ही बीतता था। लेकिन आज क्या हाल है? आज भैया जो हस्बैंड है, वाइफ है, वो एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है। तो इससे क्या होगा भाई? बच्चे पैदा होंगे, और बच्चे पैदा होंगे तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी। आश्रम तो दूर हो गया। अब आश्रम कहां है कि भेज दिया जाए अलग अलग रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऊपर से भैया एक एक फोन में देखते हैं, आप देखते जाएंगे, उसमें अच्छी चीजें भी आती हैं और आप आगे समझ सकते हैं बेकार चीजें भी आती हैं। गृहस्थ जीवन में भी संयम पर बल दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत का जीवन मुख्यतः आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिसमें व्यक्तिगत सुख भोग की गुंजाइश कम थी। आध्यात्मिक वातावरण की चतुर्दिक व्याप्ति के कारण लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य, संयम और सादे जीवन की ओर थी। पहले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, नो सेक्सुअल एक्टिविटीज बहुत कम करते थे, ठीक है, जिससे जनसंख्या बढ़ ही नहीं सकती थी। लेकिन अब क्या है? ऐसा नहीं है। अब लोग मतलब हम दो हमारे दो होने चाहिए, हम दो हमारे दो बच्चे,
लेकिन हम 2, हमारे 10, हमारे 5, हमारे 8, यही तो कमी है इंडिया की। फिर भी उस समय विशाल भूभाग में जंगल फैले हुए थे, नगर कम थे, अधिकांश लोग ग्रामों में या ऋषियों के आश्रम में रहते थे, जहां प्रकृति के निकट संपर्क में उनमें सात्विक भावों का संचार होता था। आज परिस्थितियां उल्टी हैं। आश्रम व्यवस्था के नष्ट हो जाने के कारण लोग युवावस्था से लेकर मृत्युपरांत गृहस्थ में ही रहते हैं, जिससे संतानोत्पत्ति में निरंतर वृद्धि हुई है। मतलब आज क्या है, आज क्या है, देखो ये लिखा है लाइन से, इस लाइन से समझ लो आप खुद ही। मतलब अब आश्रम व्यवस्था सब नष्ट हो गए और जो युवा लोग हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक घर पर ही रहते हैं भाई। तो बच्चे तो पैदा होंगे ही और जनसंख्या तो बढ़ेगी ही, ठीक है। लेकिन पढ़े लिखे हो आप लोग, समझना इस बात को, ठीक है। हम ही कंट्रोल करें कुछ। आगे देखो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कैसे करें, इसको उपाय देखो, कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। देखो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य भी है। मतलब संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। नो सेक्सुअल एक्टिविटीज, देख कम, मतलब लिमिटेड सेक्सुअल एक्टिविटीज, नो नहीं, नो तो हो ही नहीं सकता, लिमिटेड है, ठीक है। आगे देखिए, इससे नर नारी, देखो आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जानकारी आपको चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, आपको ये सब जानना पड़ेगा। ये तो हिंदी है, थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूं, बायोलॉजी अगर होता ना तो डीपली बताना पड़ता, ठीक। इससे नर नारी, समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है। अब कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता। फोन आ गया, उसमें कुछ न्यूड चीजें देख के लोग इधर उधर जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो ये सारी चीजें गलत हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम से वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। उधर अशिक्षा और बेरोजगारी इसे हवा दे रही है। फलता सबसे पहले आवश्यकता यह है कि भारत अपने प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करे। प्राचीन भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म प्रधान है, उसे उसके उज्जीवन से लोगों में संयम और ब्रह्मचर्य की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो ये जरूरी है, ठीक है, कि आप अपने प्राचीन संस्कृति को पहचाने, तभी आप इसका पालन कर पाएंगे, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियों पर स्वाभाविक अंकुश लगेगा। क्योंकि कितनी भी वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याएं व्यक्ति के चरित्रों में से हल हो सकती हैं। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी की शिक्षा बहुत सीमित करके संस्कृत और भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर विशेष बल देना होगा। मतलब अंग्रेजी की शिक्षा को कम करके आपको संस्कृत और कुछ हिंदी, ये सब भाषाओं पर बल देना होगा। इसके अतिरिक्त पश्चिमी देशों की होड़ में सम्मिलित होने का मोह त्याग कर अपने देशों उद्योग धंधों, हस्तशिल्प आदि को पुनः जीवन दान देना होगा। भारी उद्योग उन्हीं देशों के लिए उपयोगी हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, अतः कम हाथों से अधिक उत्पादन के लिए भारी उद्योगों की स्थापना की जाती है। भारत जैसे विपुल जनसंख्या वाले देश में लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जिससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके और हाथ के कारीगर को अपनी प्रतिभा के प्रकटीकरण एवं विश्व का अवसर मिल सके। मतलब जो लोग हस्तशिल्प करते हैं उनको भी रोजगार मिल सके, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा, थोड़ा और इसमें लिखिए, आवश्यकता है जिससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके और हाथ के कारीगर को अपनी प्रतिभा के प्रति विकास का अवसर मिल सके। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लड़के लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाना भी उपयोगी रहेगा। साथ ही समाज में पुत्र और पुत्री के सामाजिक भेदभाव को कम करना होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए संतानोत्पत्ति का क्रम बनाए रखने की अपेक्षा छोटे परिवार को ही सुखी परिवार जीवन का आधार बनाया जाना चाहिए तथा सरकार की ओर से संतति निरोध का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको मतलब लड़कियां पैदा हो रही हैं, एक दो लड़की पैदा हो गई तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार लड़का हो जाएगा तब हम ऑपरेशन कराएंगे, ठीक है। बट लड़कियां होती जा रही हैं और लड़कियों को बहुत सारे लोग अभी मतलब सोचते हैं थोड़ा साइड में रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया लड़कियां नहीं रहेंगी तो कहां से पत्नी आएगी, कहां से माँ आएगी, और कहां से लड़कियां ही नहीं रहेंगी तो कहां से ये सब होगा। सोचो, आपके मतलब माता जी भी एक लड़की थी, आपके वाइफ भी एक लड़की होगी। वाइफ तो सबको चाहिए लेकिन लड़की किसी को नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा, सबसे बेकार काम है, ठीक है। इस पर बल देना होगा हमें। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त प्रचार माध्यमों पर प्रभावी नियंत्रण के द्वारा सात्विक शिक्षाप्रद एवं नैतिकता के पोषक मनोरंजन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ग्रामों में सस्ते स्वस्थ मनोरंजन के रूप में लोक गीतों, लोक नाट्यों, नौटंकी, रास, रामलीला, स्वयंग आदि, कुश्ती, खो खो आदि की पुरानी परंपरा को नए स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से भी ग्रामीण और अशिक्षित जनता को भली भांति अवगत कराया जाना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब क्या करते हैं, जो बाहरी आउटडोर गेम है उसको नहीं खेलते लोग, इंडोर गेम खेलते हैं। मतलब
ले लिए फोन, उसमें पबजी और ये सब खेल रहे हैं, ये सब गलत है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, ये हेडिंग रहेगा लास्ट हेडिंग, उपसंहार। देखो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक स्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों की आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रोक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। मतलब जो चीजें आपको गाँव में मिल जाएगी, जितना अच्छा वातावरण, उतना शहरों में नहीं मिल सकता। ठीक है, शहरों में भी प्रचार माध्यम द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ ही परिवार नियोजन के कृत्रिम उपाय, विशेषता आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करें और जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं यानी कि परिवार नियोजन पर भी थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा शिक्षित बने। ठीक है, तो आज के क्लास यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको तीनों निबंध यहाँ पे बता दिए जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध थे। तो लास्ट में भैया आगे देखिए थोड़ा और है, समान नागरिक आचार संहिता प्राथमिक आवश्यकता है जिसे विरोध के बावजूद अविलंब लागू किया जाना चाहिए। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर घटाना आज के युग की सर्वाधिक जोरदार मांग है, जिसकी उपेक्षा आत्मघाती होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12th हिंदी के 3 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध। थोड़ा मैंने समझाने का प्रयास किया। देखो, ये पढ़ने वाला टॉपिक था, पढ़ के आपको सिर्फ हेडिंग जानना था, अच्छे से थोड़ा समझ गए, बहुत है। ठीक है, तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको हिंदी के टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध को बताया। तो आज का क्लास कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।